तो वेलकम सायन एंड वेलकम एवरीवन जो भी इस मीटिंग में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सायन फॉर योर टाइम। आपने अब मुझे समझ नहीं, आप बोलो तुम बोलो, आदत मुझे बच्चों को आप तुम बोलो। बोलो। तुम बोलो। तो चलो, तो लास्ट टाइम मैं तुमसे मिला था 2019 में, है ना? तो मैं राइट राइट। तो मैं ऑडियंस को बता देता हूँ मैं सायन को कैसे जानता हूँ। तो हमारा एक कॉमन फ्रेंड था राजेश, जो सायन का क्लासमेट था आईआईटी बॉम्बे में, एमएससी मैथ में, और मैं उस समय आईआईटी दिल्ली में था। और वो राजेश मेरा डीयू में क्लासमेट था, तो वो आईआईटी बॉम्बे में इसका क्लासमेट था, तो इसके थ्रू मैं मिला था। और वो काफ़ी तारीफें करता था इसकी उस टाइम। अभी भी मतलब ऑब्वियसली इस लायक होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब उस टाइम काफ़ी बताता था इसके बारे में। तो मैं मिला था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और सो बेसिकली इंट्रोडक्शन मैं जो जानता हूँ इसके बारे में, कि ये है कि अभी ये आईआईएससी बैंगलोर से एमटेक कर रहे हैं डेटा साइंस में। इनका गेट 2022 में मैथमेटिक्स में सेकंड रैंक था, ठीक है। और सो मैं बता दूं ऑडियंस को भी कि गेट स्टैटिस्टिक्स भी एक्सेप्ट करती है आईआईएससी बैंगलोर डेटा साइंस में एडमिशन में। गेट मैथमेटिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स भी एक्सेप्ट करती है। तो वो है, आप इंटरव्यू दे सकते हो, फिर इंटरव्यू के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। जो मैं जानकारी और डिटेल में ये बताएंगे कैसे कैसे है। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, मैंने भी इंटरव्यू दिया था, वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ऐसे बैंगलोर में 2021 में। तो ये है। और तो सबसे पहले मैं साइन स्टार्ट करने से मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा सा आप बैकग्राउंड बता दो कि कहाँ से हो, कैसे कैसे पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे, ताकि लोगों को एक बैकग्राउंड पता चल जाए, है ना, इस तरीके से। जी 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 बिल्कुल। तो मैं कोलकाता से हूँ, प्रॉपर कोलकाता से। और फिर मैंने स्कूल लाइफ से ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मैथमेटिक्स में करियर बनाना है। तो इसलिए मैंने उतना जेई वगैरह उतना फोकस नहीं किया था। इसलिए मैंने डायरेक्ट बीएससी एडमिशन ले लिया था। बीएससी मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी से है, कोलकाता में। और उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन किया, आईएसआई के लिए भी किया था। आईएसआई अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं तो इसलिए मैंने फिर आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि फर्दर पीएचडी कर सकता हूँ, नहीं तो जॉब ले सकता हूँ। फिर उस मोमेंट में मेरा जॉब में उतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे एकेडमिक्स में आना था। तो इसलिए मैंने पीएचडी प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन के बाद, जिनको नहीं पता हो, एडमिशन के बाद भी एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है इंटरनली, जो कि 1 साल बाद होता है। अगर वो क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो इंस्टीट्यूट तुम्हें डिग्री नहीं देगी, वो तुम्हें बोल देगी कि तुम जाओ, पीएचडी डिग्री नहीं मिलेगा। तो वो क्वालिफाइंग एग्जाम वो सब भी क्लियर हो गया था। फिर मैंने अपने काम काम भी शुरू कर दिया था। मेरा काम ऑपरेटर थियरी में था। लेकिन एट एट सम स्टेज ऑफ टाइम मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा कि जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में या फिर जिस पर्टिकुलर फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मेरा थॉट प्रोसेस उस टाइप से काम नहीं करता है, मेरे लिए आइडियल नहीं लग रहा था। तो तब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, लेकिन मैं लाइफ के ऐसे स्टेज में था कि उस मोमेंट में सुपरवाइजर चेंज करना या फिर प्रॉब्लम चेंज करके फिर से नए प्रॉब्लम में ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना, वो मुझे उतना सूटेबल नहीं लगा। मुझे लगा कि बेटर ऑप्शन यही रहेगा, मैं फील्ड चेंज करके डेटा साइंस वाले रोल्स में जाके मैं इंडस्ट्री आइडियली आर&डी डिपार्टमेंट में कोई कंपनी के चला जाऊं। तो फिर मैंने जब मेरा थर्ड ईयर ऑफ पीएचडी अराउंड खत्म हुआ, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं फिर से गेट देता हूँ और मैं ये फील्ड चेंज करूंगा। तो मैंने फिर गेट दिया। लकीली मेरा आईआईसी बैंगलोर हो गया और अभी 1 साल हुआ है आईआईसी बैंगलोर में। बहुत ही अच्छा माहौल है। होपफुली आगे अच्छा जाएगा, देखते हैं। बिल्कुल, काफ़ी उस तरह के अप्स एंड डाउन वाली जर्नी है। तो मैं व्यूअर्स को भी अब बताना चाहता हूँ कि आप मेरी लाइफ को ऑब्जर्व करो या साइन की लाइफ को ऑब्जर्व करो, तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन ये मिलेंगी। हम दोनों ने फेलियर बहुत फेस किए हैं, है ना। जैसे मैं एक बार एमएससी किया, उसमें मज़ा नहीं आया तो मैं छोड़ के फिर दोबारा एमएससी किया। पहले मैथ में किया, बाद में स्टैट्स में किया। ऐसे साइन का है कि इसने मैथ्स में ही वॉज वेरी गुड इन ड्यूरिंग एमएससी, बहुत अच्छा किया। पीएचडी स्टार्ट किया, पीएचडी में मज़ा नहीं आया या जो भी प्रॉब्लम थी, फिर वो छोड़ के अगेन ही ज्वाइंट एमटेक इन आईआईएससी बैंगलोर। तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो एक कोट है कि मैं जस्ट को बताता हूँ कि एक कोट है ना कि यू नीड टू विन द वॉर, यू डोंट नीड टू विन एवरी बैटल। तो जिंदगी में छोटे छोटे हार आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जिंदगी की लड़ाई जीतनी है। तो वो छोटे छोटे हार पे फोकस नहीं करना है, तो आते रहेंगे वो। जैसे मेरा दोबारा एमएससी करना है या इनका पीएचडी छोड़ना है, ये सब छोटे छोटे हार है जिंदगी के। जिंदगी बहुत बड़ा है ना। तो आपने 3-4 साल अगर आपके इस तरह गए भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे 6 साल लगे सिर्फ एमएससी करने में। आप देखो, मैं बता रहा हूँ लोगों को, 2015 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, तो मेरी एमएससी जो खत्म 2021 में हुई है, मैं 6 साल में सिर्फ एमएससी किया हूँ। उस बीच में कुछ नहीं हुआ मेरे से। तो ये सब पार्ट ऑफ, लेकिन अभी ठीक कर रहा हूँ, ये भी ठीक कर रहे हैं। तो ये सब एक लाइफ की जर्नी है। और जनरली आप देखो, जो भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो कहीं ऐसे ही रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। तो ये सब नॉर्मल बात है ना। सो अब जी मैं बिल्कुल जैसे सही कहा। और इनफैक्ट मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा कि अल्टीमेटली ये मैटर करता है कि तुम फाइनली कहाँ पहुंचे। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा तुमने क्या क्या डिग्री किया है,
तुमने कहाँ पे कितने फेलियर्स फेस किया है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डिग्री खत्म हुआ कि नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। 10 साल बाद सब यही देखेंगे कि तुम हो कहाँ पे, और वही मैटर करता है। एग्जैक्टली सेम, वही मेरा मतलब वही था, वॉर इन द लॉन्ग जर्नी। बैटल हो गया छोटी छोटी बिल्कुल जर्नी, सही। छोटी छोटी जर्नी, छोटी छोटी जर्नी में हार जाते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉन्ग जर्नी आपको जीतनी पड़ेगी। वो एक वॉर हुआ। और बाकी वही है, 3-4 साल खराब करो, मैं तो अपने आप को ऐसी तसल्ली दिलाता हूँ कि 3-4 साल खराब हुआ कोई दिक्कत नहीं है, 30-40 साल बेटर बनाना है, ये पर्पस मेरा है, यही अपना है। और यही आप लोग का भी होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आप छोटे छोटे है ना, हार से अगर आप डर जाओगे तो कुछ नहीं होगा। सो इस लेसन के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आता हूँ थोड़ा, मैं थोड़ा जैम भी तुमने क्वालिफाई किया, बॉम्बे मिला, इसका मतलब बहुत अच्छा रैंक भी रहा होगा। थोड़ा जैम जर्नी के बारे में बताओ कि जैम की तैयारी कैसी रही, और कुछ जैम के एस्पिरेंट्स हमारे पास हैं अभी, तो उनको कुछ उनके बारे में, अच्छा जैम के अच्छा। बारे में बताओ, तैयारी के बारे में। हाँ तो तो जैम, मैंने जब मैं सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर बीएससी में था तब मैंने जैम के बारे में सुना था, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि जैम एग्जाम भी होता है। एडमिशन लेने के बाद ही पता चला। तो ऑब्वियसली अभी क्यों, जो जो मैथ्स में या फिर शायद स्टैट में भी यही होता होगा, मुझे स्टैट का एग्जैक्टली उतना नहीं पता। स्कूल लेवल में जो मैथ्स पढ़ाया जाता है और जो बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लोग बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं कि हम इस टाइप का मैथ करने वाले, लेकिन बीएससी में फिर फर्स्ट ईयर में जैसे ही वो देखते हैं लिमिट कंटिन्यूटी का जो एब्स्ट्रैक्ट वाला डेफिनेशन, या फिर ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी देखते हैं, तब कुछ और ही दिखता है। तो ये सब जो मैथ का ये एब्स्ट्रैक्ट वाला वर्ल्ड है, इसमें यूज टू होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मुझे भी लगा था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा नहीं गया था उतना। सेकंड सेमेस्टर में भी मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल किया था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर तक मुझे थोड़ा बहुत डायरेक्शन मिल गया था कि कैसे मैथ को एक्चुअली पढ़ना है, कि रिजल्ट्स को सिर्फ मगअप ही नहीं करना, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरलाइन जो कॉन्सेप्ट्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी ना कभी हो ही जाएंगे। तो फिर मैंने धीरे धीरे उसी पे फोकस किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं ओवरऑल एक बैकग्राउंड को रेडी करूँ। और धीरे धीरे मैंने अच्छे अच्छे बुक्स फॉलो करना शुरू किया एनालिसिस में, अलजेब्रा में, जो जैम में जो कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं जहां से ज्यादा वेटेज आता है, तो मैंने उन सब्जेक्ट्स को लेके शुरू किया पहले। तो धीरे धीरे फिर मैंने ऐसे डेवलप करता गया। फिर मैं एक्चुअली सेकंड ईयर के एंड में भी मैंने एक बार जैम दिया था। उसमें ऑब्वियसली उतना अच्छा रैंक नहीं हुआ था, लेकिन लकीली क्लियर हो गया था। और फिर उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया कि अगर मैं सेकंड ईयर के एंड में अराउंड 500 के अराउंड रैंक लेके आ सकता हूँ, तो थर्ड ईयर में अगर मैं पूरा ये 100% दूँ तो अच्छा रैंक आना चाहिए। तो हम्म, उसी मोटिवेशन के साथ फिर मैंने एक साल अच्छे से प्रिपेयर किया, और फिर मेरा जैम क्लियर हुआ, और फिर मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। हाँ। तो ये रहा जैम जर्नी। ऐसे ये इसी से रिलेटेड बता दूं मैं लोगों को, जैसे मैं बोलता हूँ जैम वाले बच्चों को, तुम्हें अगर फ्यूचर में हो सकता है गेट देना पड़े, तो तुम जैम के दौरान भी एक बार गेट दे दो। उस साल भले अच्छा रैंक आए ना आए, लेकिन तुम फ्यूचर में जब गेट दोगे ना, तो तुम्हें सब कुछ पहले से पता रहेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है, तो वो हेल्प करेगा, है ना। सो जैसे इसने कहा सेकंड बिल्कुल ईयर में सही। एक बार दे दिया, तो सेकंड ईयर का जो एक्सपीरियंस था वो स्टार्ट किया, है ना, थर्ड ईयर में हेल्प किया। तो बोलता है व्हेन यू विल स्टार्ट अगेन, यू विल नॉट स्टार्ट विद जीरो, यू विल स्टार्ट विद योर एक्सपीरियंस। सो ये चीजें हैं। सो अभी क्वेरीज पे आएंगे, आप पोस्ट कर सकते हैं चैट में क्वेरीज, मैं पढ़ूंगा वन बाय वन। तो अभी थोड़े से एक बार जर्नी कवर कर लेते हैं, फिर हम क्वेरीज पे भी आएंगे बच्चों के। सो ये तो हो गया जैम का जर्नी साइन तुम्हारा। और अब आते जी। हैं पीएचडी का। पीएचडी बहुत डिफिकल्ट है, मैं फिर से लोगों को बताता हूँ। जिस आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी कर रहा था ना, उस आईआईटी बॉम्बे में 5 बार इंटरव्यू दिया लगातार, 2018 से लेके, मेरा 18 में एमएससी खत्म हुआ था आईआईटी दिल्ली में, तो 18 से लेके 2021 तक 3 साल मैंने 5 बार लगातार इंटरव्यू दिया, मेरा एक बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ बॉम्बे में पीएचडी में, जिसमें ये कर रहा था लड़की, है ना। तो ये फिर से मैं कुछ फेलियर्स भी बता रहा हूँ आपको, जो आपको दिखता है स्क्रीन पे, बच्चे बोलते हैं सर आप इतना सक्सेसफुल हो रहे हो, तो उसके पीछे की जर्नी नहीं पता लोगों को ना, कि कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचा है इंसान। वो चीज़ें जब सक्सेस दिखती है लोगों को लगता है सब मैंने ही किया है, या जो मेरे साथ वाले हैं, उनको लगता है उन्होंने ही किया है, उनको ही नहीं पता पीछे हमने कितना फेलियर फेस किए। तो वो है। सो ये रहा। फिर बॉम्बे से चूंकि हुआ नहीं, तो बॉम्बे का एक्चुअली पीएचडी थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है इन द सेंस, जैसे मैंने कहा क्वालिफायर एग्जाम, जैसे हमारा खड़गपुर में उसको कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, तो यहाँ बहुत ईजी है कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन बॉम्बे में क्वालिफायर है, वो ऐसा एग्जाम है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडमिशन तो हो जाता है लेकिन क्वालिफायर क्लियर नहीं कर पाते, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ऐसे लोग मैंने कुछ एग्जाम्पल सुने थे। कोई आए थे बैंगलोर से ही शायद, मास्टर्स करके आई थी, विजय सर बता रहे थे, विजय जो पी वाला जी सेंटर जी। सेंटर पीएचडी कर रहे हैं, वही बता रहे थे जी मुझे, जी। कि वैसे लोग भी हैं जो आए थे बैंगलोर से मास्टर्स करके आए और यहाँ पे पीएचडी नहीं कर पाए, देने उसको एलिमिनेट कर दिया गया, एक ऐसे भी एस्पिरेंट रहे हैं। तो बॉम्बे से थोड़ा डिफिकल्ट है पीएचडी करना, इन द सेंस क्वालिफायर निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन बच्चे समहाउ प्रेशर रहता है तो कर ही लेते हैं। तो ये तो बॉम्बे का हो गया मास्टर्स अप्लाई में। तो फिर इंस्पिरेशन कहाँ से आया डेटा साइंस का, ये बताओ। मतलब एमटेक करने का, चलो पीएचडी जर्नी में मजा नहीं आया, तो फिर हम इंस्पिरेशन कैसे आया डेटा साइंस का, मतलब कहाँ से देखा, कैसे सोचा। अच्छा, इंस्पिरेशन एक्चुअली ऐसे आया कि मैं तो पहले, जब इन बिटवीन मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था कि मुझे अभी एकेडमिक्स में नहीं जाना है, इंडस्ट्री में जाना है। एक सेकंड।
हाँ, तो मैंने जब सोचा कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है, अब मैंने देखे कि मेरे अवेलेबल ऑप्शंस क्या है। एक तो मैं स्टैटिस्टिक्स बेस्ड जॉब्स में जा सकता था डायरेक्ट, बिना कोई दूसरा एडमिशन लेके, बिना कोई एग्जाम लेके। डायरेक्ट कंपनीज को अप्रोच करो, लिंक्डइन के थ्रू अपना बायोडाटा भेजो, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट अगर हो गए तो फिर इंटरव्यू अच्छे से दो, ज्वाइन कर लो। लेकिन वो उतना इजी नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा, एक तो मुझे कंपनीज, कौन से कंपनीज हायरिंग के लिए देख रहे हैं वो मुझे देखना होगा, कौन से रोल्स मेरे लिए सूटेबल होंगे वो मुझे देखना होगा, और फिर इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू ऑफ कैंपस इंटरव्यू देना या फिर लिंक्डइन के थ्रू इंटरव्यू देना भी बहुत रिगरस प्रोसेस होता है, कंपेयर टू अगर कोई कैंपस के थ्रू इंटरव्यू दे रहा है तो मैंने ये सब फैक्टर्स काउंट किया, फिर मैंने देखा कि ये हो सकता है कि हो जाए, लेकिन मुझे ये मान के चलना होगा कि 1 साल तक मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगा, ना तो मेरा कहीं पे कोई एडमिशन होगा, कुछ नहीं, 1 साल मुझे घर पे रह के ये सब करना होगा। तो मैंने फिर इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया। फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन आया कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई मास्टर्स कर सकता हूँ इन सम रेलिवेंट फील्ड में स्टैटिस्टिक्स होता है, डेटा साइंस हो सकता है, कोई भी फील्ड जहाँ पे मैं अपना बैकग्राउंड यूज कर सकता हूँ। मैं इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं करना चाहता था कि मैं मैथ को ही नहीं यूज करना चाहता, इसलिए मैंने प्योर कंप्यूटर साइंस में कहीं पे अप्लाई नहीं किया था। अभी बाहर जाके अप्लाई करने का दिक्कत यह है कि स्कॉलरशिप इशू, पीएचडी में स्कॉलरशिप मिल जाता है, लेकिन मास्टर्स में स्कॉलरशिप मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मैंने उसको भी डिस्कार्ड कर दिया। फिर मेरे पास ऑप्शन रहा, या तो मैं गेट दे सकता हूँ या फिर मैं कैट दे के एमबीए कर सकता हूँ। एमबीए में डेटा एनालिटिक्स वाले रोल्स एमबीए में भी होते हैं, जहाँ पे मैथ या स्टैट का यूज होता है, तो मैं वो वाले रोल्स में भी जा सकता हूँ। अभी एमबीए का जो कैट का एग्जाम है वो आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आता है, सितंबर अक्टूबर के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और गेट का एग्जाम होता है मार्च में। और मैंने ये मेरे दिमाग में चल रहा था अराउंड इन द मंथ ऑफ अगस्त, जुलाई अगस्त। तो फिर मैंने देखा कि कैट तो बहुत बाद में है, पहले गेट के लिए कर लेते हैं, अगर गेट में बाई चांस अच्छा नहीं हुआ फिर देख लेंगे कैट के लिए, और भी 6 मंथ्स रहेगा। तो फिर मैंने जब यही मोटिवेशन था, फिर मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन कर लिया, सितंबर से शुरू कर लिया जैसे ही आया, और अच्छे से वो हो गया। और डेटा साइंस रोल का मोटिवेशन यही था कि जैसे मैंने बोला कि मैथ बैकग्राउंड मुझे यूज करना था, प्लस मुझे इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोई रेलिवेंट फील्ड में जाना था, तो यही मुझे आइडियल शिफ्ट लगा कि डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग वाले जो रोल्स है इनमें जाने का। और आजकल और डिमांड भी बहुत इसीलिए ज़्यादा इस फील्ड का है, क्योंकि इस फील्ड में ज़्यादातर वही बिल्कुल है सही। जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या स्टैट्स के हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं, ज़्यादातर यही 3 बैकग्राउंड के लोग हैं इस फील्ड में। सो बिल्कुल सही। अब किसी किसी भी एक बैकग्राउंड से तो बाकी 2 चीज़ें सीखनी पड़ती है, कोई अगर मैथ्स का है तो स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस सीखना ही पड़ता है, जैसे तुम भी सीख रहे होगे। सो उस तरह से है। सो कोडिंग और ये सब है ना। अच्छा, बच्चों को भी बहुत सारे हाँ, क्वेश्चन आ रहे थे, कोडिंग को लेकर पूछ लेता हूँ। बच्चे पूछे सर मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, मुझे तो शायद मुझे लगता है तुम्हें भी कोडिंग उतनी अच्छी आती नहीं रही होगी जब तुमने ज्वाइन किया होगा, या लाइक जब तुमने सोचा होगा कि मुझे डेटा साइंस में जाना है, तो कोडिंग आती थी, कितनी आती थी, या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्चुअली आती थी मुझे, क्योंकि हम्म। मेरा स्कूल क्योंकि आईसीएसई बोर्ड से है, तो मेरे स्कूल में ही मैंने जावा किया था। और उसके बाद बैचलर्स के टाइम पे जब मेरा मैथ के साथ दो एडिशनल सब्जेक्ट्स लेना होता है ना, तो वहाँ पे मेरा कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स था। तो ओ, स्टैटिस्टिक्स में मैंने बेसिक कुछ कुछ चीजें कवर किए थे, क्योंकि वो ऑप्शनल पेपर्स हम कोई पढ़ते नहीं थे, तो ऐसे ही हाँ टाइम पास के लिए एग्जाम देते थे। हाँ। लेकिन कंप्यूटर में जो कोडिंग वाला सेक्शन था उसमें मैंने फोकस किया था थोड़ा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था कोडिंग में। तो कोडिंग का बैकग्राउंड आई गेस, मैं कॉन्फिडेंट था अपने कोडिंग बैकग्राउंड के लिए और कि यहाँ बॉम्बे पे में चाहे कितना भी बिग जंप हो। एमएससी के हाँ, दौरान कितना सी भी। सी प्लस प्लस पढ़वाया जी जी था, जी। है ना? जी जी जी, तो मैंने जावा में भी एक टाइम पे किया है, सी में भी किया है, सी प्लस प्लस में किया है, और अभी करेंटली पाइथन चल रहा है। अच्छा, अभी पाइथन, तो पाइथन न्यू है ना हमारे लिए फिर तो। पाइथन नहीं हुआ, पाइथन नहीं हुआ। हाँ, आर तो आर हम लोग स्टैट्स वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, आर का वहाँ यूज़ होगा नहीं। नहीं, अभी नहीं यूज हुआ अभी तक। हाँ, पाइथन का है ना। ओके, मतलब ये भी है, जो भी किसी को नहीं भी आती तो वो सीख सकता है, मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल है बिल्कुल। कि सीखा जा सकता है, अगर आप बिना बैकग्राउंड के जाते हो एमटेक में तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ सीखा जा सकता है, लोग सिखाते हैं। या हो सकता है तुम्हारे साथ हाँ कुछ हाँ, ऐसे लोग भी होंगे जिनको नहीं आता रहा होगा, वो सीखे होंगे। वही वही मेरे बैच में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कोई कोडिंग किया ही नहीं है यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि लोग यहाँ पे मैकेनिकल बैकग्राउंड से भी आते हैं, बायोटेक बैकग्राउंड से भी आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड से भी आते हैं, और बहुत कम चांसेस है कि वो कोडिंग का पहले से कहीं पे कुछ किए होंगे। किया होगा, हाँ। तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कोडिंग का कुछ नहीं किया था इससे पहले, यहाँ पे आने से, जब गेट और यहाँ पे एडमिशन के बीच में आई थिंक 2-3 मंथ्स का एक टाइम रहता है, तब उन्होंने गीक्स फॉर गीक्स या फिर कुछ रेलिवेंट वेबसाइट से थोड़े थोड़े ट्यूटोरियल वीडियोस देख लिए थे, और उसी के बेसिस में यहाँ पे ज्वाइन किए थे, और उसके बाद जो प्रॉपर कोडिंग है वो यहाँ पे आके ही लोगों ने सीखा है। तो लोगों का, बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि तुम्हारे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा ऐसे बैंगलोर में जब तुम इंटरव्यू दे रहे थे? सो क्या क्या पूछते हैं वो, कैसा, मैं भी अपना ही बता दूंगा लोगों को अभी मेरा कैसा रहा। पहले तुम बता दो कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस ऐसे बैंगलोर को इंटरव्यू देने आप इंटेक के लिए। जी जी, तो मल्टीपल पैनल्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, उस कॉरेस्पॉन्डिंग वो पैनल चूज करते हैं।
और पैनल्स में एक तो बैकग्राउंड बीटेक बैकग्राउंड या फिर अगर किसी का बीएससी एमएससी है तो उस बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, ताकि उनको पता चले कि हाँ तुमने अपने फील्ड का कुछ कुछ तो काम किया है। उसके अलावा वो मैथ स्टैट से क्वेश्चन पूछेंगे, स्टैटिस्टिक्स से वो प्रोबेबिलिटी थियरी से क्वेश्चन पूछेंगे, और मैथमेटिक्स से वो लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछेंगे। ये दो क्वेश्चन वो पूछेंगे, ये दो एरिया से। उसके अलावा थोड़ा बहुत स्कूल लेवल कैलकुलस वो पूछ सकते हैं, और बाकी कोडिंग कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वहां पे वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि तुम पूरा का पूरा कोड लिख लो, वो कोई प्रॉब्लम देंगे और उसका जो एल्गोरिदम है कि कैसे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका बस वो छोटा सा आइडिया वो देखना चाहते हैं कि तुम बोर्ड में वो आइडिया एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं, उतना ही करते हैं। हम्म। हाँ, मेरा जब था मैंने भी 2021 में दिया था इस बैंगलोर में। वहाँ पे एक्चुअली इस कॉमन इंटरव्यू होता है, आप बाद में चुनो पीएचडी या एमटेक, ऐसा कुछ होता है ना शायद आईआईसी बैंगलोर में, या सेपरेट इंटरव्यू होता है? मैं वो तो पीएचडी प्लान से गया था। एम, हाँ हाँ हाँ, तो तुम जिसके बारे में बोल रहे हो वो पीएचडी और एमटेक रिसर्च प्रोग्राम का है। हाँ, रिसर्च प्रोग्राम के लिए। और हाँ। हाँ, वो 3 ईयर प्रोग्राम होता है, शायद 3 ईयर प्रोग्राम होता है, मैं 100% हम्म। श्योर नहीं हूँ। और ये रेगुलर एमटेक का अलग होता है। अच्छा, ये तुम्हारा रेगुलर डेटा साइंस का? हाँ, मैंने दिया था रिसर्च के लिए, क्योंकि मैं पीएचडी मेरा हम्म। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मुझसे क्या पूछा उन्होंने पहले शुरू में, एक दो रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन पूछे, लाइक पॉइजन और ज्योमेट्रिक और बर्नौली से रिलेटेड। फिर एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछा, मुझे पूछा प्रोग्रामिंग पढ़े हो, क्योंकि आईटी बॉम्बे में अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में था मैं, तो वहाँ उन्होंने एल्गोरिथम ये सब पढ़ाए थे, एल्गोरिथम और क्या बोलते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ाए थे। तो मैं बोल दिया हाँ। अब उन्होंने मुझे एक मैट्रिक्स दिया, बोला कि इसके डायगोनल सब डायगोनल को इंटरचेंज करना, उसका प्रोग्राम लिख के बताओ। तो अब वहाँ हाँ ये हाँ हाँ। क्वेश्चन था। तो इस तरीके से मतलब एक दो क्वेश्चन उसके थे, फिर एक दो मैथ्स के भी थे, तो वैसे ही था मतलब जनरली। तो पूछते हैं वो किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, वैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। जैसे मैं जी जी जी। प्रोबेबिलिटी था तो प्रोबेबिलिटी से पूछा, मैं मेरा बैकग्राउंड आईआईटी बॉम्बे मैंने पढ़ा था डाटा स्ट्रक्चर, तो मुझे उससे पूछा। तो इस तरीके से जो आपका सब्जेक्ट है उससे पूछते हैं ना, ये चीज़ें हैं। अच्छा, बिल्कुल। अभी और वो हम्म। बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जितने क्वेश्चंस पूछ रहे सारे के सारे आंसर तुम दे दो। अगर कोई सारे आंसर दे देता है फिर तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो अगर वो किसी ऐसे एरिया से पूछते हैं जहाँ पे उतना कंफर्टेबल नहीं है वो कैंडिडेट, या फिर उस मोमेंट उस एरिया के चीजें याद नहीं आ रही, तो वो ओपनली बोल सकता है कि सर ये वाला एरिया मुझे याद नहीं आ रहा, या फिर मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप कोई दूसरे एरिया से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वो एक दो क्वेश्चन ऐसे वो कंसीडर कर लेंगे। ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि जोड़ नहीं सारे क्वेश्चन, क्योंकि वो पूछते रहते हैं ना, आप बताते जाओ फिर पूछते रहेंगे, तब तक पूछें तब तक जी रुक ना जी जी जाओ, ऐसे भी होते हैं। जी 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 जी। तो, और उनका एम ये भी नहीं होता कि आपका नॉलेज कितना ज्यादा है। वो क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू आप सोच कैसे रहे हो। कोई अननोन क्वेश्चन जब आपको दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर आप सोच कैसे रहे हो, आपका स्टेप बाय स्टेप कैसे एक के बाद एक स्टेप्स आ रहे हैं। अगर आप कहीं पे फंस रहे हो, वो अगर कुछ हिंट देते हो, उस हिंट को आप कैच करके फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ये चीजें वो ज्यादा देखते हैं। हम्म। हाँ, केवल देखते हैं थिंकिंग लेवल क्या है आपका, या आप एक इस तरह से। ओके, अभी एक साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है एमटेक में अभी जो वो? अभी तो बहुत ही अच्छा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मैं थोड़ा बहुत डर भी रहा था, क्योंकि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो सीएस बैकग्राउंड से लोग होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग होंगे, और पता नहीं मैं कितना इस कंपटीशन में अच्छा कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन लकीली सब अच्छा ही जा रहा था, और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। यहाँ का जो डेटा साइंस का प्रोग्राम है ये बहुत ही ज्यादा मैथ हैवी है, तो ये मेरे लिए थोड़ा एडवांटेज हो गया, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 कोर्सेस हमारे लिए कंपलसरी होते हैं। कौन 4 कौन में से से कोर्स थे एक एक बार कोर्स बता होता है, दें? ओके ओके, एक कोर्स होता है न्यूमेरिकल मेथड्स, जो यहाँ पे मैथ बैकग्राउंड या फिर मैथ्स में कोई भी कोर्स किया होगा उनको पता होगा न्यूमेरिकल मेथड्स का, वही सब रहता है, थोड़ा बहुत एक्सटेंशंस रहते हैं। दूसरा कोर्स होता है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। अब इस कोर्स में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, रैंडम प्रोसेसेस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एस्टिमेशन थियरी, ये पूरा रहता है एक सेक्शन। और दूसरा सेक्शन रहता है एमएल के फंडामेंटल्स, मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स। ये कोर्स जो होता है इसका सिलेबस बहुत ही ह्यूज होता है, और ये एक रिलेटिवली एक चैलेंजिंग कोर्स होता है। इसके अलावा एक तीसरा जो कंपलसरी कोर्स रहता है वो है न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा। जो लीनियर अलजेब्रा मैथ में करते हैं उसका न्यूमेरिकल वाला वर्जन। कि अगर कोई हम मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल में आइगन वैल्यू निकालने का कोई एल्गोरिदम बनाते हैं, तो मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिदम कैसे बना सकते हैं, ये सिर्फ लीनियर अलजेब्रा के बैकग्राउंड थ्योरी से नहीं आता है। इसके लिए बहुत चीजें जानना होता है, एक मशीन कैसे काम करता है, और उस मशीन में क्योंकि एक लिमिटेशन होता है, एक मशीन में हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेटा स्टोर नहीं कर सकते, तो स्पेस लिमिटेशन होता है, टाइम लिमिटेशन होता है, बहुत कुछ कंसिडर करना होता है। तो ये सब्जेक्ट उन चीजों को लेकर डील करता है, न्यूमेरिकल अप्रोच टू लीनियर अलजेब्रा। ये 3 मैथ के कोर्स हो गए। एक सीएस का कोर्स कंपलसरी रहता है, जहाँ पे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर बात होता है,
कि कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, कि कैसे कंप्यूटर के डिफरेंट मेमोरी से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट होता है। इसका सेकंड सेक्शन में रहता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, और तीसरा स्ट्रक्चर में रहता है पैरेलल प्रोग्रामिंग का एक सेक्शन, जो कि बहुत ही आई थिंक यहाँ पे अगर कोई सीएस बैकग्राउंड का होगा तो शायद उसने किया होगा या फिर सुना होगा, उसके अलावा आई डोंट थिंक किसी ने पैरेलल प्रोग्रामिंग के ऊपर कुछ किया होगा, तो वो कंप्लीटली न्यू होता है सबके लिए, इवन सीएस पीपल के लिए, मोस्टली सीएस के लिए भी न्यू हो जाता है। तो ये पहले सेमेस्टर में 4 थे ये ये कोर्स? पहले सेमेस्टर में 4 कंपलसरी कोर्सेज होते हैं, लेकिन हम सबको 5 कोर्सेज रिकमेंड किया जाता है, तो हम 5वां कोर्स भी एक ले लेते हैं, ऑप्शनल कोर्स। ये फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 5 कोर्स, मोस्टली पूरे क्लास ने 5-5 कोर्स लिया था सबने। सेकंड सेमेस्टर से आपके हाथ में होता है, सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट्स ऑप्शनल हो जाएंगे, आप कुछ भी ले सकते हो अपने चॉइस या फिर अपने रेलिवेंस के हिसाब से। तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने 4 ही कोर्स लिया था। हाँ, समथिंग लाइक दैट, कि एक ही प्रोग्राम को कैसे अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करके साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली हम जो कोडिंग करते हैं वो सीक्वेंशियल होता है, एक लाइन के बाद एक दूसरा लाइन रीड होगा, उसके बाद एक और लाइन रीड होगा। पैरेलल प्रोग्रामिंग वैसा नहीं होता, मल्टीपल सेक्शंस एक साथ चलते हैं। तो ये सेकंड सेमेस्टर में मैंने फिर ये 4 कोर्सेज किए थे। अभी ऑलमोस्ट मेरा कोर्स वर्क हो चुका है, मुझे 2 ही कोर्स लेने हैं सेकंड ईयर में, और सेकंड ईयर में मोस्टली प्रोजेक्ट रहता है। प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहता है कोर्स वर्क और प्रोजेक्ट का, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आई थिंक 36-34 ऐसा कुछ रहता है। तो सेकंड ईयर मोस्टली प्रोजेक्ट हेवी होगा। ये प्रोजेक्ट क्या इंडस्ट्री के होते हैं या एकेडमिक्स वाले, कैसे प्रोफेसर देते हैं कुछ? प्रोफेसर ही देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लैब्स है, कुछ बैकग्राउंड रेलिवेंट लैब्स है, कोई फिजिक्स बेस्ड लैब्स है जहाँ पे न्यूमेरिकल टेक्निक्स यूज होता है, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स यूज होता है, क्वांटम लैब्स है, बायो रिलेटेड लैब्स है, जेनेटिक्स रिलेटेड लैब्स है, मशीन लर्निंग रिलेटेड लैब्स है, ऐसे बहुत सारे मैथ के कंप्यूटेशनल मेथड्स वाले लैब्स है। ऐसे बहुत सारे लैब्स है, जिसको जैसा लैब रेलिवेंट लगता है वो उस प्रोफेसर को अप्रोच कर सकता है। अगर वो प्रोफेसर भी स्टूडेंट लेने के लिए इंटरेस्टेड है, देन वो उस लैब को ज्वाइन कर सकता है, एंड देन उस प्रोफेसर ने जो भी प्रोजेक्ट दिया, जो प्रोजेक्ट अवेलेबल होता है उस पर काम कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स कभी कभी इंडस्ट्री रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी कभी प्रॉपर एकेडमिक वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे एमटेक रिसर्च या फिर पीएचडी में क्या होता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हम काम करते हैं। एमटेक कोर्स वर्क में या फिर जिस प्रोग्राम में मैं हूँ उसमें एक ही प्रॉब्लम पे काम करना है, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, 1 ही साल टाइम है, तो उसमें एक ही प्रॉब्लम मिलेगा, उस एक ही प्रॉब्लम को लेकर डील करना है। ओके, तो फिर सम पीएचडी एक्सपीरियंस, ओके, ये इधर डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर का कोर्सेज रह गया, बता हाँ, दिए तो सेकंड सेमेस्टर में सारे ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं, तुमने? जहाँ पे सब कोशिश करते हैं कि एक मशीन लर्निंग का कोर्स ले ले, लेकिन इस बार हमारे यहाँ कुछ जो कोर्सेज रन होना चाहिए था उसमें से एक कोर्स इंस्टीट्यूट में रन नहीं हुआ था, तो इसलिए हम सीडीएस के जो स्टूडेंट्स थे उनको मशीन लर्निंग के कोर्स में रजिस्टर करने में दिक्कत हुआ था, तो हमने सबने मशीन लर्निंग खुद से सीखा है। लेकिन ऐसा हर साल नहीं होगा ऑब्वियसली, इस साल ये क्राइसिस बाई चांस हो गया था एंड मोमेंट में, तो होपफुली ये अगले साल से नहीं होगा। और इनफैक्ट इंस्टीट्यूट और भी मल्टीपल मशीन लर्निंग कोर्स रन करने का सोच रहा है इस वक्त, तो वो इशू नहीं रहेगा। तो एक मशीन लर्निंग का कोर्स रहता है, उसके अलावा ले सकते हो आप, इनफैक्ट सीडीएस से ही, सेम डिपार्टमेंट से नहीं, आप पूरे इंस्टीट्यूट से कहीं से भी कोर्स ले सकते हो। मेरे चारों कोर्स अलग अलग डिपार्टमेंट से थे। सीडीएस से मैंने एक कोर्स लिया था, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मेरा कोर्स था, एक रोबोटिक्स से कोर्स था, और एक मटेरियल साइंस से कोर्स था। तो ये सेकेंड ईयर का हो गया, और फिर थर्ड ईयर में 1 या 2 कोर्सेस लेना होता है, वो भी पहले अगर कोई कॉन्फिडेंट है कि मैं नहीं फर्स्ट ईयर में पूरा कोर्स वर्क कंप्लीट कर सकता हूँ, तो वो चाहे तो वो भी कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। और अभी मैं बता देता हूँ, जो हमारे मीटिंग्स में लोग हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको क्या है कि अभी ये साइन इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इंटर्नशिप क्या, ये आईआईएससी बैंगलोर में ही जो प्लेसमेंट सेल होता है उसके थ्रू है, या बाहर से मिला है कैसे? नहीं नहीं, यहीं से है। अच्छा, वहीं से उन्होंने दिलवाते हैं ना, फिर उन्हीं का प्लेसमेंट अपना होता है, जो कोर्स के थ्रू जो बिल्कुल बिल्कुल। प्लेसमेंट होते हैं। ओके, वो तो चलो होना ही है, क्योंकि अच्छा इंस्टीट्यूट है और उस लेवल के लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, तो प्लेसमेंट तो अच्छा होना ही है। फिर भी अच्छा, कुछ एक स्टैटिस्टिक्स होता है प्लेसमेंट का, कुछ आइडिया है कि क्या वहाँ रहता है, मतलब लाइक कितना पैकेज रहता है, क्या रेशियो रहता है प्लेसमेंट का, जो ओल्ड डेटा जो होते हैं उसके हिसाब से कुछ ऐसा है? मुझे पूरे इंस्टीट्यूट का तो नहीं पता, मुझे सीरियस का? सीडीएस का मैं जितना जानता हूँ, जितना मैंने देखा है और जितना मैंने सुना है, ओवरऑल मैं बता सकता हूँ। एवरेज 18 to 20 अब तक का एटलीस्ट ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है, एवरेज पैकेज 18 to 20। इस बार आई थिंक हाईएस्ट जो पैकेज गया है 60 से 90 के बीच में कुछ गया है हाईएस्ट पैकेज, और 60 मिनिमम लाख आई टू थिंक 90 लाख ना? हाँ हाँ, 60 lakhs to 90 lakhs, हम्म। वो मैक्सिमम गया है सीडीएस से। मिनिमम आई थिंक मिड
15 के आसपास वैसा कुछ गया है मिनिमम। और बाकी प्लेस्ड सब हो जाते हैं, हाँ वही जिसको जिसको प्लेसमेंट चाहिए, जिसको जिसको जो जो प्लेसमेंट में बैठता है सबका हो जाता है। सीडीएस कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, तो डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में मैं हूँ। आईएससी में डेटा साइंस 2 डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता है, एक कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस जहाँ पे मैं हूँ, और दूसरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी होता है, डेटा एनालिटिक्स है शायद उस प्रोग्राम का नाम। वो भी शायद गेट से लेते हैं, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, गेट से शायद लेते हैं। वो ओके। एक बार देखना होगा, कोई इंटरेस्टेड है तो। हाँ वो वेबसाइट पे चेक कर लेंगे। अच्छा फीस का भी बच्चे पूछते हैं, तो फीस कितना रहता है, फीस कितना है सीडीएस आईआईएससी बैंगलोर मतलब एमटेक डेटा साइंस का? एकेडमिक्स फीस हमें साल में एक बार ही देना होता है, वो आई थिंक 20-25,000 के आसपास है। हम्म, और बाकी मेस और हॉस्टल फीस वो तो देना ही है, वो हर एक सेमेस्टर। वो मेस और हॉस्टल फीस मंथली आता है। तो जो यहाँ पे वेज मेस और नॉन वेज मेस का अलग है, तो चार्जेस भी अलग है। तो अगर कोई मेस वेज मेस में रजिस्टर करता है, उसका आई थिंक अराउंड 6,000 आता है पर मंथ, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड फूड। और अगर कोई नॉन वेज मेस से बिलोंग करता है तो उसका अराउंड 7,000-7,500 के आसपास आता ओके। हाँ तो मतलब बहुत कॉस्टली है, लोग सोचते हैं कि हो सकता है फीस लाखों में हो, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है ना, एक साल में मैक्सिमम है। हो नहीं नहीं नहीं। जाएगा है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो ठीक। फेलोशिप मिलता है उससे इजीली कवर हो जाता है। हाँ अच्छा फेलोशिप का कोई पूछ, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं जो चैट में है। पहला क्वेश्चन था बिल्कुल। एमटेक इन डेटा साइंस और पीएचडी व्हिच कोर्स आई हैव टू चूज, कौन सा चूज करे, एमटेक डेटा साइंस में एमटेक करे या पीएचडी करे, ये पूछ रहा है। आई थिंक ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर किसी को हायर स्टडीज में एक्चुअली इंटरेस्टेड है, देखो एमटेक में बहुत ही कम एक्सपोजर मिलता है, चाहे वो आईएससी से हो, कोई इंटरनेशनल टॉप इंस्टीट्यूट से हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एमटेक में 2 साल का ही टाइम रहता है, जिसमें 1 साल कोर्स वर्क करने में चला जाता है और रिसर्च करने में 1 साल ही मिलता है। जबकि पीएचडी में ज्यादा टाइम रहता है, तो तुम बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत ज्यादा डेप्थ में जा सकते हो। तो अल्टीमेटली आई थिंक वो खुद के इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि तुम क्या करना चाहते हो, इसके बाद क्या करना चाहते हो। अगर तुम एकेडमिक्स में रहना है देन ऑब्वियसली पीएचडी करना ही है। अगर और पीएचडी करने के बाद अगर डेटा साइंस में पीएचडी करते हो तो इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि पीएचडी कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे कुछ जो इंडस्ट्री रेलिवेंट फील्ड्स है, इनका बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। तो यही है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एनालिस्ट। इसका मुझे ठीक पता नहीं है ये क्या होता है। प्रिपेयर आई थिंक जॉब अगर प्रोफाइल होते हैं, जैसे अब मान लो तुम प्लेसमेंट में बैठोगे, जैसे मैं बॉम्बे में बैठा था प्लेसमेंट में, तो वहाँ होते हैं डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डिफरेंट प्रोफाइल के जॉब्स आते हैं। ओके 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 मुझे ओके भी जानकारी नहीं है, ये अलग अलग प्रोफाइल्स होते हैं ओके जिनका ओके। कंपनीज में काम बटे रहते हैं, मुझे लगता है उनमें से एक प्रोफाइल ये होगी। मुझे सो एग्जैक्ट इस प्रोफाइल का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई पर्टिकुलर, अगर तुम कोई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर थ्रू कैंपसिंग अगर तुम ट्राई कर रहे हो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कोई स्पेसिफिक रोल के लिए मत अप्लाई करो, इतना स्पेसिफिक अप्लाई मत करो। तुम्हें ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, क्योंकि एक तो तुमने देखा होगा कि लास्ट 1 ईयर या फिर 1.5 साल में ये रिसेशन का कितना इशू हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर फील्ड में फोकस नहीं करके पैरेलली 2-3 फील्ड्स का फोकस करो, और ओवरऑल तुम डेटा साइंस, एंटायर डेटा साइंस वाले रोल्स में जा सकते हो, या फिर एंटायर मशीन लर्निंग वाले रोल्स में जा सकते हो, या फिर अगर तुम्हें सिस्टम्स में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर सिस्टम की एंटायर रोल में जा सकते हो। तो इतना स्पेसिफिक रहना। मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं नहीं चल रहा है ठीक है। ओके ओके। तो इतना स्पेसिफिक होने से बेटर है थोड़ा जनरल वे में प्रिपेयर करो। और क्या प्रिपेयर करना है उसके लिए, अगेन इस एग्जैक्ट रोल का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये डेटा एनालिस्ट जैसा कोई रोल होगा। तो उसके लिए तुम्हें एक अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना चाहिए, वो पाइथन भी हो सकता है, आई थिंक आर भी हो सकता है। कुछ कुछ कंपनी C++ भी डिमांड कर सकते हैं, कोई भी एक, मतलब ओवरऑल तुम्हें प्रोग्रामिंग में कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके अलावा स्टेटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। और उसके अलावा कुछ कुछ आई थिंक बेसिक मशीन लर्निंग की अगर तुम्हें चीजें पता है, कॉन्सेप्ट्स पता है, कोडिंग पता है कि मशीन लर्निंग का कोडिंग कैसे होता है, वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, तो ये चीजों पे फोकस कर सकते हो। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एमटेक इन डेटा साइंस कोर्स हरियाणा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप है सर, तो स्कॉलरशिप आई थिंक हर जगह होगा, एमटेक कहीं भी होगा तो होना चाहिए। होना चाहिए। हम्म, अगेन मुझे पता नहीं है, लेकिन होना चाहिए। मुझे लगता है कि एमटेक में हर जगह फेलोशिप है मेरे हिसाब से। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट हरियाणा यूनिवर्सिटी, क्योंकि गेट कहीं ना कहीं एमटेक में हम्म। एडमिशन गेट उड के थ्रू होता है, गेट क्या है, फेलोशिप एजेंसी तो है जो फेलोशिप देती है ना। राइट। तो ये है। ओके शेयर सम पीएचडी एक्सपीरियंस, पीएचडी एक्सपीरियंस भी बताया इसने, और मैं भी काफ़ी बताता रहता हूँ, अब मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देखना, वो मुझे प्राइवेट मैसेज एक आया हुआ है कि शेयर सम पीएचडी एक्सपीरियंस। तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं पीएचडी को लेकर, अब देखना डिफरेंट आईआईटीज मैंने इंटरव्यू दिया उसका है वीडियो। अब नेक्स्ट है डज एमएससी इन डेटा साइंस एंड एमएससी इन
एमटेक इन डेटा साइंस, एमएससी इन डेटा साइंस हैव सिमिलर कोर्स वर्क एंड स्कोप? मतलब एमएससी डेटा साइंस और एमटेक डेटा साइंस, क्या दोनों का स्कोप पर कोर्स वर्क सिमिलर होते हैं? क्या आइडिया, कुछ आइडिया है? आई थिंक ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वैरी करता है, मुझे नहीं पता कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट दोनों प्रोग्राम ऑफर करता है कि नहीं। मुझे जितना पता है कि आइदर एमटेक ऑफर करता है या फिर वो इंस्टीट्यूट एमएससी ऑफर करता है। दोनों एक साथ ऑफर शायद नहीं करता कोई इंस्टीट्यूट, लेकिन अगर करता होगा तो प्लीज बताइए, तो मैं उस हिसाब से देखूंगा एक बार। बाकी डिफरेंस मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा कुछ होता होगा, क्योंकि ओवरऑल सिमिलर चीजें ही पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे भी जो चीजें पढ़ाया जाएगा कोई और इंस्टीट्यूट में भी सिमिलर चीजें ही पढ़ाई जाएंगी। और जब फाइनली प्लेसमेंट के लिए तैयारी आप करोगे तो उसमें भी वो प्लेसमेंट रेलिवेंट कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो भी अगर आप खोल के देखोगे, वहां पे वो 4-5 चीजें बोलते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें पढ़ना है, सब कुछ सब वही पढ़ते हैं। तो उतना मैटर नहीं करेगा। और फाइनली अगर आप फर्दर पीएचडी के लिए जाते हो या फिर एक बार जॉब लग गया तो उसके बाद तो आपका डिग्री उतना मैटर करता भी नहीं। तो आई डोंट थिंक उतना डिफरेंस होगा स्कोप में। नहीं होगा, हाँ, बाकी स्कोप में, हाँ स्कोप में इतना ही डिफरेंस हो सकता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो या फिर इंटरेस्टेड हो, उसका एक बार प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, बस उतना ही मैटर करेगा। सर आईआईएससी में इंटरव्यू किस बेसिस पे होता है? आईआईएससी में मतलब एमटेक इन डेटा साइंस जैसे तुम जो कर रहे हो, उसमें शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे होता है? शॉर्टलिस्टिंग अच्छा अच्छा, गेट पे ये या गेट पे, रैंक पे? सिर्फ गेट पे ही होता है। हाँ, गेट गेट स्कोर पे होता है। गेट स्कोर पे और यहाँ पे आई थिंक 10 से 12 डिफरेंट गेट स्कोर्स यहाँ पे एक्सेप्टेड होते हैं। और सारे पेपर्स का अलग अलग कट ऑफ आता है। तो अगर स्टैटिस्टिक्स में कट ऑफ, इंटरव्यू कट ऑफ अगर 600 गेट स्कोर आता है, तो मैथ में 550 भी आ सकता है या फिर 450 भी आ सकता है, बहुत वेरी करता है। और हाँ वो जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, पहले एक रिटन एग्जाम होता है, जिस रिटन एग्जाम में मैथ और स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, गेट जैसा ही क्वेश्चंस रहते हैं। और जनरल एप्टीट्यूड का रहता है, और एक दो कोडिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, प्रॉपर कोडिंग वहां पे लिखना होता है। और इसके बाद एक इंटरव्यू होता है। ओके। अच्छा, रिटर्न इंटरव्यू, हाँ वो छोटा सा एप्टीट्यूड होता होगा, मुझे याद नहीं है, दिया था नहीं दिया था, मतलब शॉर्टलिस्ट मेरा भी हुआ था, अब मुझे याद नहीं हाँ रिटर्न हाँ। दिया था नहीं दिया था। तो ओके, नेक्स्ट है सर, इंडस्ट्री साइड कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा स्कोप है या फिर स्टैटिस्टिक्स का? दोनों का ही स्कोप है, दो अलग अलग कंप्लीटली अलग अलग फील्ड्स है। तो अगर तुम कंप्यूटर साइंस लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे पास ऑप्शन ज्यादा है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस लेने के बाद भी तुम डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग वाले रोल्स में जा सकते हो। प्लस तुम कंप्यूटर जो कोर कंप्यूटर जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ऐसे, या फिर वेब डेवलपिंग है, ऐसे ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, ऐसे फील्ड्स में भी जा सकते हो। लेकिन अगर तुम स्टैटिस्टिक्स में करते हो तो शायद नहीं, मैं बोलूंगा कि कुछ हद तक स्कोप थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में रहते रहते स्टैटिस्टिक्स सीखना या फिर डेटा साइंस सीखना रिलेटिवली थोड़ा इजी है। स्टैटिस्टिक्स में रहते रहते कोर कंप्यूटर साइंस सीखना थोड़ा डिफिकल्ट है। शायद मैं तो रुकूंगा, ये मीटिंग 40 मिनट की एंड हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ 5-10 मिनट और ओके ओके, निकालो, एक बार सब लोग फिर से ज्वाइन करो उसी लिंक से, तुम भी साइन ज्वाइन करना, ठीक है? 5-10 मिनट और लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्वेरी बस सॉल्व कर देते हैं। तो एक बार फिर बिल्कुल से ज्वाइन बिल्कुल। करो आप, ये मीटिंग एंड हो जाएगी अभी विद इन 1 मिनट, तो 40 मिनट का था ओके ओके ओके, क्वेश्चन तो लिया नहीं सेम मैंने। लिंक पे ज्वाइन करना है हाँ, ना? सेम लिंक से सब लोग दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है ठीक मैंने है। फोटो ले लिया है, तो मैं क्वेश्चन दोबारा कंटिन्यू करूंगा, ठीक? हाँ, ये मीटिंग चैट का ले लो एक बार, हाँ, ये जो जो बचा है। हो गया।